नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुकानदारों की बड़ी चिंता से। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद रघुनाथ बाजार में टूरिस्ट की आवाजाही कम हुई है, जिसको लेकर दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ी है। इसी सब को लेकर दुकानदारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश दीवान है और मैं इस बाजार का प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे, काम पर कितना ज्यादा जो है वो असर पड़ा हुआ है? देखो, जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बारे में तो हमें निचोड़ के रख दिया व्यापारियों को। ऐसा निचोड़ा है कि कोई भी किसी भी दुकान पे अगर आप जाएंगे, 1 घंटा मेरे पास बैठो, 2 घंटे बैठो, कोई भी कस्टमर जहाँ पे नहीं आएगा। कैमरा घुमाओ पूरी मार्केट में, किसी की दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि रोज़ ये खबरें आती हैं, जंग लगनी है, जो है जहाँ हालात ठीक नहीं है वो बॉर्डर पे। मैं कहता हूँ एक बार करो ना, रोज़ के मरने से एक बार मरना अच्छा है। रोज़ बोलते हैं आज ये हो गया वो हो गया, हमें पता चले आर जा पार की लड़ाई हो गई, ख़त्म कर दो काम एक बार। गड़ी मुड़ी ये बोलने से अच्छा है एक ही बार कर दे। और दूसरी बात, मैं सभी जितने भी हमें ये आपके माध्यम से जो चैनल देख रहे हैं आपका, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जम्मू में टोटली सेफ़ है। जम्मू में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी जगह है देखने के लिए। सरिस्सर है, मानसर है, पत्नीटॉप है, सनासर है, अखनूर ले है, बहुत अच्छी जगह हैं। वहाँ पे आओ, वहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट घूमने वाली जगह है। जहाँ पे आएँ, अपना टाइम पास करें और माता वैष्णो देवी जी के भी दर्शन करें। मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे, आप आएँ, जम्मू में वेलकम है आपका। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सभी शांति है और सिक्योरिटी पूरी अच्छी तरह पैनी नज़र रखी हुई है। कोई ऐसी बात नहीं होगी, प्लीज़ आएँ। जी, आपका नाम? राधिका गुप्ता। राधिका, क्या कहना चाहेंगे, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद कितना असर जो है जम्मू में भी देखने को मिल रहा है? मैम बहुत ज़्यादा, आपको खुद भी दिख रहा है, चाहे आप खुद आके विज़िट करें इस एरिया में या करने का, हर एक दुकानदार इस चीज़ से परेशान है। परेशानी तो पहले भी थी, लेकिन एक पहलगाम का जो इंसिडेंट है इससे हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। चाहे आप रेलवे स्टेशन जाकर देखें, रेलवे की गाड़ीज़ ट्रेन्स वगैरह सब वैसे ही पड़ी हुई हैं। बस स्टैंड वाले देखें, वो भी ऐसे पड़े हैं। जो ट्रेवल्स वाले, टूर एंड ट्रेवल्स वाले, वो अलग से खज्जल है। यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वाले आ जाके, हमारा सब डिपेंडेंट इस मार्केट के ऊपर, ये टूरिस्ट मार्केट। जो टूरिस्ट है, जो चाहे आप हिमाचल लगा ले, बॉम्बे लगा ले, कहीं भी जितनी भी स्टेट्स हैं, वो ये सुनती हैं न्यूज़ में देखे जम्मू एंड कश्मीर। कई लोगों को ये भी अभी तक नहीं है कि जम्मू एक काफ़ी दूर है कश्मीर से, बहुत 300 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जो नाम जुड़ा जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर का जुड़ा। प्लीज़ सबसे यही गुजारिश है, आप आए, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और बिल्कुल सेफ़ है। हमारा जम्मू तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़। अगर सेफ़ ही ना हो तो 6 मंथ वहाँ देखिए, और कश्मीरी क्यों आता है जम्मू में? सेफ साइड के लिए ही आता है ना। जब भी अब जम्मू में कोई कुछ होता है, भागता हुआ कश्मीरी खुद आ जाता है। तो हमारा जम्मू बहुत सेफ़ है। देखिए, सिक्योरिटी पे आप बिल्कुल डाउट ना करें, वो कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू में तो ऑलरेडी ही थी, तो जम्मू सेफ़ था ना, तो अब उससे कश्मीर में सेफ्टी का बिल्कुल सेफ साइड आके दोबारा से विज़िट करें, दोबारा देखें और हम लोगों का ध्यान रखें। जो टूरिस्ट को मारा गया है वो गलत है। इससे असर जो है वो आम जनता पर हुआ है। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस क्या करेंगे? जो बाहर से नहीं कोई आएगा तो कहाँ से हम खाएंगे? सर, आपका नाम? वीरेंद्र गुप्ता, हरी मार्केट जनरल सेक्रेटरी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर जो है वो काम पर देखने को मिल रहा है? देखो, ये पहलगाम के आज जब एक्सीडेंट हुआ, इससे पहले हालात ठीक थे, बिजनेस बहुत अच्छा था, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस आ रहा था कश्मीर में। और हमारे बच्चे, हमारे घर के फैमिली वगैरह घूमने भी गए थे कश्मीर में, काफ़ी आनंद आ रहा था, मज़ा आ रहा था। वो पीछे से तो बादल वगैरह फटे थे, उससे रास्ता भी बंद हो गया था, दूसरी तरफ से रास्ता खुल गया था, तो लोगों को आना जाना ठीक था। ये गवर्नमेंट से भी मानते हैं, ये हमसे चूक मतलब भूल हो गई है कि सिक्योरिटी में जो चूक हुई है उसकी वजह से इनको थोड़ा धोखा हो गया कि वहाँ पहलगाम में जो इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से जकदम लोग डर के मार गए। पहलगाम खाली हो गया, होटल खाली हो गए और पूरा जम्मू में जो देखने को सबसे ज़्यादा असर जो जम्मू में पड़ा है। जम्मू में कटड़ा बिल्कुल खाली है। जितने होटल, बस स्टैंड, जितने भी ड्राई फ्रूट वाले, शाल वाले, कंबल वाले या कहीं भी ढाबे वाले हैं, वो सिर्फ बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। कारण यह है कि इसे सिक्योरिटी रीज़न से वो डर के मारे पैनिक सी क्रिएट हो गई है, कैसे ये जंग के सार हो रहे हैं। और जंग का सार ये है कि जितनी ज़्यादा ये जंग डिले करेंगे उतनी ज़्यादा दुकानदार और जम्मू भाइयों को नुकसान है, क्योंकि ये जहाँ तो जंग करनी नहीं है। अगर करनी है तो 1-2 दिन में उसको आर पार की जंग करें। हम जंग कर लड़ने के लिए भी तैयार हैं,
जो आतंकवाद के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई बीड़ा उठाया है तो JNK की सारी पब्लिक गवर्नमेंट के साथ है, ताकि वो आर पार की एक बार जंग क्लियर कर दे, ताकि लोगों को पैनिक जो है वो ना क्रिएट हो। जी, आपका नाम? बलदेव खुल्लर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से काम पर काफी ज्यादा असर पड़ा है या क्या कुछ है? असर तो पड़ा है, वो तो स्वाभाविक था। जब हुआ था ये हत्याकांड तो तभी अनुमान था कि बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को। जैसे खास होते टूरिस्ट इंडस्ट्री, जैसे होटल इंडस्ट्री हुई या ट्रेड इंडस्ट्री हुई, उसका असर दूसरे हमारे जो लोकल ट्रेड है उस पर भी पड़ जाता है। तो वैसे भी हमारी बॉर्डर एरिया स्टेट है और जम्मू कश्मीर को लेके पाकिस्तान रोज़ नया शगुफे खोलता रहता है, तो उस वजह से भी बॉर्डर एरिया में लोगों का आना जाना जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, जिस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। और मुझे उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ आने वाले समय में वो अपने दर्शन देने के लिए सभी भक्तों को एक अच्छा सा एक समय देंगे और एक सुखद समय देंगे, जिसमें वो अपनी यात्रा को सुखद बना के अपने घर लौटेंगे। ऐसी हम कामना भी करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पनम कश्मीर ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सरकार से की मांग। पत्रकार वार्ता कर रखी अपनी कई सारी बातें। पहलगाम में जो ये जिनोसाइडल हत्याकांड हुआ है, इसके बारे में पनम कश्मीर की तरफ से अपना मत रखने के लिए हम आज आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार अगर समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान को दंडित करना चाहिए, हम सब लोग तो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन भारत सरकार अभी तक पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने से क्यों कतरा रही है? दूसरी बात, पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें क्लियरली हमको मालूम है कि हत्याएं क्यों हुई, किनके खिलाफ हत्याओं का अभियान चला। उसके बाद भारत सरकार को कौन सी ये बात रोक रही है कि कश्मीर का आतंकवाद एक जिनोसाइड करने वाला एक आतंकवाद है, और इस बात को वो मान्यता दे तो कश्मीर घाटी में हुआ हिंदुओं के साथ वो एक जिनोसाइड था। ये दूसरी बात है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को किस चीज ने रोका है कि वो अभी तक ये बात नहीं कह पा रही है कि भाई जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में चल रहा है हम उसका समर्थन करेंगे। वहां पे तो एक आजादी की, सही मानों में आजादी की लड़ाई चल रही है, वो उसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? ये हम तीसरी बात कहना चाहते हैं। चौथी बात हम ये कहना चाहते हैं कि वो इस बात को समझ ले कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का फेलियर था। ये इस बात का फेलियर था जो ये समझते थे कि टूरिज्म के माध्यम से हम टेररिज्म को डिफीट कर लेंगे। हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि क्या उनकी पॉलिसी हिंदुओं को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने की पॉलिसी है? क्या उनकी पॉलिसी हिंदुओं को एक होस्टेज के रूप में इस्तेमाल करने की पॉलिसी है? क्या उनकी पॉलिसी हिंदुओं को, भारत के नागरिकों को सैंडबैग के रूप में, बंकर का जो सैंडबैग हो गया उसके रूप में इस्तेमाल करने की पॉलिसी है? अगर ऐसी पॉलिसी है तो इसको तर्क कीजिए, इसको छोड़िए। आप आतंकवाद का निराकरण नहीं कर पाएंगे। ये बातें कहते हुए मैं कहता हूं कि अब ये समय आ गया है, भारत सरकार ने जो पुनर्गठन का काम किया था उसको कंप्लीट करे, जम्मू को अलग करे और कश्मीर का विभाजन करे। कश्मीर के विभाजन करके वहां पे जो जिनोसाइड विक्टिम्स है उनके लिए एक नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण करे, जिसको हम पन कश्मीर बोलते हैं। अगर वो ये आंतरिक काम नहीं करेगी तो बड़ी लड़ाई जो उसकी है पान इस्लामिक आतंकवाद के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां देश को कमजोर करना चाहती हैं, वो ये युद्ध निर्णायक तरीके से लड़ नहीं पाएगी। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर रखी अपनी बात। बोले, इस साल का थीम हाउ टू वर्क विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है आधारित। देखिए, आज का जो दिन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसका हर साल एक थीम होता है। इस बार थीम है कि हाउ टू वर्क विद AI इंटेलिजेंस, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी वजह से बहुत से काम आसान भी हो रहे हैं और बहुत से जोखिम भी हैं और कुछ लोगों के काम भी छिन रहे हैं। तो
मुद्दा रोज़गार का भी है, रोटी का भी है, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम की अगर आप बात कर रहे हो, ये तो मैंने बता दिया कि थीम इसका एआई को लेकर है। इस बार इसमें सेमिनार्स होंगे, वो चल रहे हैं, जगह जगह पे चल रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। बेसिकली ये 1948 से शुरू हुआ था, जब ये प्रोसेस कि वर्ल्ड की ह्यूमन राइट्स को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर हम किस तरह से दिन को मनाएंगे, ये दिन कितना हमारे लोगों के लिए काम करेगा। डिपेंड्स ये करता है कि आपकी स्टेट में, आपके कंट्री में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिपोर्टर्स के लिए, एडिटर्स के लिए, जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए कौन काम कर रहा है, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो अगर कुल मिलाकर बात करो तो ये सब ढकोसले हैं, सब लोग, ये बाज़ार है, मार्केट है। किसी का भी अगर आप बात करोगे, मार्केट इन द मीन सेंस कि आपकी स्वतंत्रता जीरो है। अगर आपने कोई ऐसी खबर चला दी जो आपके मालिक को पसंद नहीं है, जहाँ तो खबर डिलीट कर दीजिए या फिर बोरी बिस्तरा बांध दीजिए। तो फ्रीडम कितनी है वो खुद आप आइडिया लगा लो। फ्रीडम कहीं नहीं है, अब ये एक बाज़ार बन चुका है। वो पुरानी पत्रकारिता थी, जब झोला पहन के वो खादी का कुर्ता पहना होता था तो वो कहते थे अखबार छपती है तो हमारी रोजी रोटी चलती है। अब वो नहीं है, अब अखबार बिना विज्ञापन के नहीं छपती है। और विज्ञापन आपको तभी मिलेगा जब आप उस संस्था के खिलाफ नहीं लिखोगे, उस सरकार के खिलाफ नहीं लिखोगे तो विज्ञापन बंद। तो ऑटोमेटिकली जब विज्ञापन बंद हुआ तो प्रेस भी बंद हो जाएगी, और जो काम करने वाले हैं वो भी अपने घर को जाएंगे। कुछ कड़वी चीज़ें होती हैं, लोग उसका सामना नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। देखिए, पत्रकारिता जो है ये अब जो है ये कि अब बदलाव इसमें बहुत ज़्यादा, पहले की अलग बात थी। पहले सरकारें भी इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती थी, अब सरकारों का कंट्रोल भी है। लेकिन वो कंट्रोल किस लिए है? क्योंकि पहले सरकारों के समय में पत्रकार भी अपने तरीके से काम करते थे, अब वो तरीका भी चेंज हो गया है। अब जब आप इस तरह के काम करोगे तो आपके ऊपर चेक भी होगा। जब चेक होगा तो चेक कौन रखेगा? जिस तरह से अभी आप देखो 2 बार एडवाइजरी आ गई है। कल भारतीय सेना ने एडवाइजरी की है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें आपको क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है। लेकिन कुछ लोग अभी भी धड़ल्ले से वो वीडियो चलाए जा रहे हैं, टैंक जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, वो दिखाए जा रहे हैं। एथिक्स का हम कहेंगे कि आज के समय में जो एथिक्स है उस पर नहीं चला जा रहा है। जो एक प्रिंसिपल रहता है एक जर्नलिस्ट का, उन चीज़ों पर वो नहीं खरा उतर पा रहे। तो इस पर क्या लगता है कि कोई चेक भी जो है इस पर होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से जो है लोगों को पैनिक करने के लिए कुछ फेक वीडियोस जो है वो वायरल किए जाते हैं। गलतियां तो अपनी भी हैं, पहले अपनी गलती को मानना चाहिए, उसके बाद सरकार पर भी ब्लेम लगाना चाहिए। देखिए, 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट है और डिजिटल है। अब प्रिंट में जैसा मैंने पहले कहा, अखबारों की मजबूरी है, बिना विज्ञापन के अखबार नहीं छपेगी। आप 1.5 रुपये की, 2 रुपये की, 3 रुपये की या 5 रुपये की अखबार खरीदते हो, 16 पेज 17 पेज उसमें नहीं छपते हैं, स्याही भी लगती है, काम करने वाले लोग भी होते हैं, अखबार बेच के पैसा पूरा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स में बहुत बड़ी ज़्यादा सैलरीज होती हैं, रिपोर्टर्स को गाड़ियाँ मिलती हैं, ऑफिस मिलते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आती है उससे पैसा मिलता है, चैनल तभी चलता है, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं। लेकिन डिजिटल जो वर्ल्ड है, ये डिजिटल आने के बाद जब आपके मोबाइल में सारी ऐप्स आ गई, आप सारी खबरें इसमें बैठ के देख रहे हो, जब से ये आ गया है सिस्टम, तब से क्या हुआ है कि हर कोई व्यक्ति जो दूर गांव में बैठा है, जहां अपने मोहल्ले में है, वो फेसबुक पेज के ऊपर माइक लोगो लेके लाइव करना शुरू हो गया है। उसने इस चीज़ को और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है। अभी मैं जो बात आपसे कर रहा था मीडिया एडवाइजरी की, 9/11 हो, कारगिल हो, अक्षरधाम पर हमला हो, उस समय जो मीडिया एडवाइजरी आई थी वो कहाँ गई? अब दोबारा सरकार को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। वो इसलिए करनी पड़ी कि हम लोग भी अपनी जिम्मेवारियां भूल गए, हम लोग भी वो काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए। देश की सुरक्षा प्रथम है, हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अब डिजिटल में व्यूज़ और टीआरपी का चक्कर है, कितने लाइक होंगे, कितने शेयर होंगे। हाँ, अच्छी आपकी खबर है, आप उसके लिए व्यूज़ लीजिए, शेयर भी लीजिए, लेकिन आप जब ऐसी खबर के ऊपर व्यूज़ पाते हैं कि हम दिखा रहे हैं कि हमारी फ़ौज क्या कर रही है, हम दिखा रहे हैं हमारी सरकार का ये कैसा है, जहां हम दिखा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं दिखानी चाहिए, उससे टीआरपी मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पूरे समाज पे इसका असर पड़ता है। और फ्रीडम जो डे है, इसके ऊपर ये तो सबको सोचना चाहिए कि आज़ादी आपको काम करने की है, आप किस तरीके से काम करते हो, आपके पीछे बैकअप जो है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कितना सपोर्ट है, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के आप काम भी तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो मालिक आपका अखबार चला रहा है, जहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहा है, जहाँ चैनल चला रहा है, उसने अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से काम करवाना है। तो उसी अभी तक की आपकी जो पत्रकारिता का अनुभव रहा है, सबसे यादगार कौन सा है? हमारा तो पहले दिन से ही यादगार है, जब से हमने शुरू किया था, जब अभी भी कर रहे हैं तो हर दिन यादगार होता है।
इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती कि यादगार कौन है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब इनकाउंटर्स होते थे, जब नेशनल चैनल में थे, तब हम जाते थे कवरेज के लिए, रजौरी पुंछ जाते थे, डोडा किश्तवाड़ जाते थे, जहाँ LC पर फायरिंग होती थी तब जाते थे, इंटरनेशनल बॉर्डर पर शेलिंग होती थी तब जाते थे। कई बार ऐसे चांस होते हैं। पठानकोट इनकाउंटर भी एक यादगार था, जब वहाँ पर नए साल के ऊपर अटैक हो गया था, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्टों ने किया था, वो भी एक यादगार था। चिनौर इनकाउंटर जो था, जो जब बाबा अमरनाथ का आंदोलन चल रहा था उस समय एक अटैक हुआ था, वो भी एक यादगार था। कई जगह पर बड़ा क्लोजली है, बहुत से जर्नलिस्ट हैं, हर जर्नलिस्ट जो है वो अपने फील्ड में काम करता है, लेकिन सांबा इनकाउंटर में भी सबसे था कि सबको लेटना पड़ा था, गोलियां ऊपर से जा रही थी। ये बहुत से किस्से होते हैं। आज के जो जर्नलिस्ट आए हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? कहते हैं कि जिस तरह से जो एक जर्नलिस्ट होता है, एथिक्स की जिस तरह से मैंने पहले भी बात कही थी, तो क्या कहेंगे जो आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो डिजिटल मीडिया के साथ जुड़ी है? कहीं ना कहीं जब से डिजिटल मीडिया आया तो जो लोकल लोगों की, जो दूर दराज लोगों की जो शिकायतें रहती थी, ग्रीवेंस रहती थी, वो कहीं ना कहीं हल हो पा रही है। हाँ, लेकिन जिस तरह से जो फेक खबरें ला रहे हैं, जिनको एथिक्स का नहीं पता है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप अपना एनकाउंटर का अभी जो है अपनी वो साझा कर रहे हैं, जो आज की हैं, जब ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, पहुंच नहीं पाते हैं, जहाँ वो जाना नहीं चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन नई पीढ़ी के लिए जितना है कि आप पढ़िए, रिसर्च करिए, कोई भी टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर डेली वेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डेली वेजर का मुद्दा क्या है, डेली वेजर कैसे अपॉइंट हुए थे, डेली वेजर किसने अपॉइंट किए थे। ये नहीं है कि आपने माइक उठाई और बोल दिया डेली वेजर है, ये है, वो सब चलता है। अब वो इतना ज़्यादा, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप रिसर्च करिए, पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर काम करना हो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा, आपके पास शब्द होने चाहिए, वोकैबुलरी। आप हाँ वो करोगे, माइक पकड़ के कुछ नहीं आता है तो वो बात अलग हो जाती है। प्रोटेस्ट चल रहा है, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, प्रोटेस्ट किसी मुद्दे और पे आप कुछ और। इसलिए नई पीढ़ी के लिए यही है कि आप पढ़िए, रिसर्च करिए और जो टॉपिक है उस टॉपिक को पहले समझिए। पिछले कई दिनों से लगातार बड़ी गर्मी से अब लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। तेज धूप के साथ साथ अब आसमान में बादल भी दिखाई देने लगे हैं, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 5 मई तक जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 6 से 8 मई तक मौसम शुष्क रहेगा, जिससे किसान अपना कृषि कार्य दोबारा शुरू कर सकते हैं। वहीं 8 से 9 मई तक फिर से बारिश, गरज और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की सलाह है कि लोग प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी का पालन करें। जम्मू कश्मीर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी, प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। भारतीय सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। खासकर जम्मू कश्मीर से तो लोगों की बड़ी देर से मांग थी कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इसको निरस्त करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी ये पानी का इस्तेमाल कर सकें अपनी बेहतरी के लिए। इस कठिन हालात में एक कड़ा फैसला भारत सरकार ने जो लिया, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने वाला, उससे न सिर्फ भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में लोगों को फायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान को भी सबक। पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते। संदेश जो है वो साफ है। आप पानी इस्तेमाल करोगे भारत का और भारत में खून की नदियां बहाने की कोशिश करोगे, नहीं। जो पाकिस्तान ने कदम उठाया कि शिमला एग्रीमेंट को निरस्त किया, अबेंस में रखा, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो ये मानना है कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही था। उन हालात में शिमला एग्रीमेंट करना, जबकि हम जीते हुए थे बांग्लादेश को अलग करवा के, 90,000 पाकिस्तानी हमारी कैद में थे, फौजी। उन हालात में इस तरह का समझौता जो है, इससे बेहतर समझौता जो है वो होना चाहिए। लेकिन जैसे बिल्टअप हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, युद्ध की आशंकाएं जो है वो लगाई जा रही है
क्यास लग रहे हैं कि युद्ध हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमारा ये कहना है कि भारत कोई युद्ध के लिए आतुर नहीं है, युद्ध कोई आखिरी विकल्प भी नहीं होता। लेकिन अगर पाकिस्तान को युद्ध से ही समझाया जा सकता है, अगर पाकिस्तान युद्ध ही करना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को जवाब जो है जैसा देना चाहिए उससे ज्यादा कड़ा जवाब जो है वो भारत देने में सक्षम है। डराने धमकाने से भारत को अपने फैसले से कोई बदल देगा, अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसकी गलतफहमी। एक सक्षम इकोनॉमी है भारत, पूरे विश्व में जैसे भारत का साथ दिया पहलगाम की घटना के बाद, वो अपूर्वनीय है। लेकिन मैं पाकिस्तान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण आप एक ऐसे मुल्क के साथ हैं जो एक नापाक मुल्क जिसे नापाकिस्तान कहना चाहिए, और आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं कि भले वो जियोल हक का टाइम रहा हो, भले वो परवेज मुशर्रफ का टाइम रहा हो, या भी आसिफ मुनीर का टाइम रहा हो, ये सब के सब वो लोग हैं जो जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आप लोगों का ध्यान अपनी आपकी बेसिक प्रॉब्लम से हटाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र बुनते हैं। तो आज आप सब लोगों को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके सबसे बड़े दुख का कारण ये ISI और ये पाकिस्तान है। क्योंकि आप अपना डाटा निकाल के देख लीजिएगा, जो टॉप 10 आपके रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो इसी ISI, इसी नापाक आर्मी और इसी पाकिस्तान की आर्मी से आते हैं। आज एक ऐसा मौका है कि आप अपनी इस आर्मी को सबक सिखा सकते हैं, वरना ये गम के बादल, ये दुख के बादल कभी भी हटेंगे नहीं आपसे। और जिस मुल्क के दम के ऊपर अगर आपको लगता है ये साथ देकर आपको कोई जीत दिलवा सकता है, मैं खासकर चीन की बात बताना चाहता हूं, तो हमने हिंदी चीनी भाई भाई का स्वाद चखा हुआ है। वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ आपके रिसोर्सेज यूज करेगा कि आने वाली 10 पीढ़ियां भी आपकी कर्जाऊ रहेंगी। इसीलिए आज आप सब लोगों को जमहूरियत के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, इस नापाक आर्मी के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। सोचना आपने है, क्योंकि जो मुस्तकबिल है आपके बच्चों का आपके हाथ में है। जो आपकी आर्मी, ISI आर्मी, वो षड्यंत्र करके इसे खत्म कर रही है। मेरी ये रिक्वेस्ट सारे पाकिस्तान के अवाम से। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।